पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। सबको हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। सभी का जीवन स्वस्थ रहे, सब अपने अपने घर में परिवारों में इस कोरोना से जूझते रहें और सभी अपने देश के साथ देश के विकास में कंधा से कंधा मिलाकर चलें और अपनी भूमिका निभाएं। तो सम्मान एक अधिकार में भी मैं देवेंद्र भाई का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूं कि आज उन्होंने मुझे इस वीडियो के माध्यम से इस शुभ अवसर पर ये मेरे विचार जानने के लिए यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। राखी जी, मेरा एक सवाल है जी। आप गांव-गांव जा रही हैं जी। बहुत कम महिलाएं हमारी जो हैं वो घरों से निकल पाती हैं जी। और बच्चे भी आपके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक ठाक परिवार भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज में कोई कठिनाई, कोई चीज़, क्योंकि समाज की निगाहें मिनट मिनट पर बदलती हैं, तो आपने आज तक क्या महसूस किया? समाज में लगभग 9 साल से मैं लगातार काम कर रही हूँ, लेकिन जब हम गाँवों के बीच पहुँचते हैं तो बहुत से घरों की स्थिति आज बहुत बदल चुकी है, लेकिन बहुत सारे घर अभी बहुत पीछे हैं। और जहाँ कहीं हम बहुत पीछे वाले गांवों में जाते हैं, आज हमारे सामने 2 बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई हैं। एक तो जो एजुकेटेड हो गए हैं या जिनके बच्चे जॉब कर रहे हैं वो बाबा साहब के मिशन से जुड़ना नहीं चाहते, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके पास पैसे की बड़ी आर्थिक समस्या है, क्योंकि उनके पास ना तो एजुकेशन है, ना रहने के लिए ठीक से घर है, ना पहनने के लिए कपड़ा है। तो जब हम कभी ऐसे गाँवों में जाते हैं तो तब हमें बाबा साहब याद आते हैं कि अब से लगभग 75 साल पहले जब भारत देश ये आज़ाद नहीं था तो उस समय हमारे समाज की क्या दशा होगी कि जब हमें पानी तक पहनने तक का अधिकार नहीं था, खाना खाने तक का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने किन मुसीबतों में ये भारत का संविधान बना के हमें अधिकार दिलाए। लेकिन आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज जब हमारे समाज की ये दुर्दशा है तो फिर उस समय कैसी होगी। और अब ये बाबा साहब के जाने के बाद हमारे कांधों पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग बाबा साहब के मिशन मूवमेंट से जुड़े हैं, या ये जितनी भी भारत की महिलाएं हैं या हमारे समाज की महिलाएं हैं जो पैर की जूती समझी जाती थी, आज बाबा साहब के संविधान के कारण वो सर का ताज बन गई हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं से और अपने समाज के सभी सक्षम जो अपने पैरों पर खड़े हैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि अपने घरों में मत रहो, क्योंकि आज तुम अपने घरों में हो तो अपना इतिहास जान लो कि हमारे ही समाज के लोग थे जो राजा थे, जो हमारे ही समाज के लोग थे या बहनें थी या हमारी पूर्वज थी जो इस देश की शासक थी, लेकिन वो घरों में रहने के कारण या अपने स्वार्थ के कारण कहीं ना कहीं हमारा सब कुछ हमसे छिन गया। और अगर बाबा साहब नहीं आते तो आज भी हम वहीं रहते। तो मेरी सबसे यही अपील है कि अपने घरों में मत रहो, और जो लोग सक्षम हैं वो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में जुड़कर उन्हें आर्थिक सहयोग करें, और जितना वो जान पाए हैं वो जाने, और सबसे पहले वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। वो खुद भूखे रहें, जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा था कि चाहे तुम आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ जरूर लेकर जाओ। तुम महंगा कपड़ा मत पहनो, तुम महंगा खाना मत खाओ, लेकिन अगर आज हम एक पीढ़ी का बलिदान करेंगे तो हमारी आने वाली अगली पीढ़ी खुद ही सुखी होगी। और जब हमारी अगली पीढ़ी सुखी होगी तो हमारा जो ये आर्थिक स्तर है वो ऊपर जाएगा, और जब हमारा आर्थिक स्तर ऊपर जाएगा तो जो आज हम बेबस, लाचार और मजबूर हैं तो लोग हमारा फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और वर्तमान में जो आज अभी ये चुनाव चल रहे हैं, इसके जरिए आज जो हमारा समाज है कहीं ना कहीं बिक जाता है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। तो जब इस सरकार ने कहीं कहीं पर मकान बनाए, उस मकान पे अपना लेवल लगाया तो लोग वोट में बिक जाते हैं, उस घर की छत में बिक जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने बड़ी सोच समझकर हमें ये वोट की ताकत दी। 1930 के अंदर ही बाबा साहब ने ये बिगुल बजा दिया। क्योंकि ये वीडियो 26 जनवरी के पावन शुभ अवसर पर जा रही है तो यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र इस बात का
जरूर करूंगी कि इस वीडियो के माध्यम से जब बाबा साहेब लंदन के अंदर पहुंचते हैं और 1930 में अंग्रेजों को ललकार देते हैं कि भारत तो तुम्हें छोड़ना ही होगा, अब भारत को तुम लोग गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि भारत में राज करते करते तुम्हें बहुत टाइम हो गया है, लेकिन भारत को छोड़ने से पहले हम जो गुलामों के गुलाम हैं, यानी कि पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, हम अंग्रेजों के भी गुलाम और हम हिंदुओं के भी गुलाम, तो हम डबल गुलाम थे। तो बाबा साहब ने कहा कि तुम्हें पहले अंग्रेजों जो ये हम गुलामों के गुलाम हैं इन्हें आज़ादी देनी होगी, क्योंकि ये भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है जो दिन रात हर तरीके से तड़पता रहता है, जिसकी कोई सुनता नहीं है। यानी कि 100 में से 85% लगभग ये लोग हैं और 15% यहाँ पर राज कर रहे हैं, लेकिन 85% यहाँ पर बिना वजह दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके हिस्से के अधिकार नहीं मिलते। तो ये 1930 में सबसे पहले बाबा साहब ने बिगुल बजाया और आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर हमारा देश तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को बड़े शुभ अवसर पर इसलिए माना जाता है कि बाबा साहब ने मजबूती से जो लड़ाई लड़ी, बाबा साहेब ने जो अपने बच्चे बलिदान कर दिए, बाबा साहेब ने देखा कि जब हमारे समाज के मेरे 4 बच्चे मर गए और खुद उनके बच्चों के साथ साथ हमारे समाज के न जाने कितने बच्चों ने अपनी जान की बलि दी, कितनी बहनों ने अपनी बलि दी, कितनी माताओं ने दी, कितने भाइयों ने दी, तो उन सभी का जो निचोड़ था वो बाबा साहब ने भारत के संविधान में स्थापित कर दिया। और ये 26 जनवरी को 1950 को हमें पूरी मजबूती के साथ खड़े करके चले गए कि तुम वोट में मत बिकना, तुम ऐसे सरकार को चुनना जो तुम्हारी मददगार हो। लेकिन अफसोस बाबा साहेब के जाने के बाद भी ये लोग अपनी वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और थोड़े थोड़े से पैसों के लिए ये ऐसी सरकार को चुन लेते हैं जो सरकार यहाँ बननी नहीं चाहिए। और जो वर्तमान सरकार है, अगर ये मेरी कोई वीडियो मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं तो वो इस बात को जरूर देख सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने तुम्हारे बच्चों का भविष्य किस तरीके से कैसे बर्बाद करके रख दिया है। आने वाले टाइम में कोई गवर्नमेंट जॉब तुम्हें मिलेगी नहीं, आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है। और जब तुम्हें प्राइवेट कर दिया तो बाबा साहब ने तो आरक्षण हमें गवर्नमेंट में दिलाया। अरे जागो मेरे समाज के भाइयों, जागो और इस संविधान की ताकत को पहचानो कि तुम आज कहां खड़े हो और पहले तुम कहां थे। बाबा साहब ने जो अपना संपूर्ण जीवन लगाया, ये इसलिए नहीं लगाया कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी पीढ़ियों को वहीं उसी नर्क में धकेल देना, इसलिए नहीं लगाया कि तुम 200 या 1000 रुपए लेकर इस वोट की तुम गिनती कर लेना, या साड़ियों में ये महिलाएं बिक जाए, या राशन में फ्री के ये 2-2 महीने में 2-2 बार जो राशन आ रहा है, बहुत सारी गरीब महिलाएं इसमें बिक रही हैं। लेकिन ये मत भूलो कि कोई भी सरकार आए, गरीबी का स्तर ऊंचा उठाना, गरीब लोगों की मदद करना उस देश के प्रधानमंत्री का हक बन जाता है कि वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, जो कोई सत्ता पे बैठा है, जो कोई कुर्सी पे बैठा है, वो गरीब लोगों को देखे और जितना संविधान हक देता है वो उन लोगों की मदद करे। अगर संविधान को ये पढ़कर देखें तो उसका 2% भी लाभ अभी भी गरीबों को नहीं मिल रहा है। इसलिए जब तक ये लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो ये ऐसे ही बिकते चले जाएंगे। संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है और 26 जनवरी का महत्व जानो, क्योंकि इसी दिन बाबा साहब ने इस संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में, मैं अपने हर वीडियो में ये बोलती हूँ और आज इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में 26 जनवरी 1950 को कह दिया कि कल से रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण सारे शून्य घोषित हो जाते हैं। अब ये भारत का संविधान भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो महिला है, पुरुष है, कोई भी है, उसको उसका समान हक देगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी को राजनीति में जाने से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी का आर्थिक क्षेत्र में शोषण नहीं किया जाएगा। यानी कि हर आदमी अपनी इच्छानुसार अपना विकास कर सकता है। अब ये संविधान सबको फॉलो करता है कि एक अति शूद्र की बेटी एक चांद पर भी पहुंच सकती है
वो पायलट भी बन सकती है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस भी बन सकती है। ये भारत का संविधान ही ये घोषित करता है कि ये चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो ये ताकत संविधान की है, ये किसी धर्म ग्रंथों की नहीं। तो आर्टिकल नंबर 13 को ध्यान से पढ़ें और इसकी महत्ता को जानें। यही तो ताकत है कि जो लोग हमें अछूत जानकर हमारे परछाई से भी डरते थे, और जब आज वोट का टाइम आता है तो वही लोग बार बार आकर हमारे बार बार पैर छूते हैं और हमसे रिश्तेदारी निकालते हैं। तो ये देन किसी और की नहीं, ये देन तुम्हारे दादा परदादा की नहीं, ये देन तो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की है, जिन्होंने भारत का संविधान बनाकर तुम्हें वोट डालने का हक दिया है। अगर वोट डालने का हक नहीं देते तो ना तो तुम्हारे कोई पैर छूता और ना तुम्हारी कहीं गिनती होती। तो इसलिए ये वोट का हक जानो, संविधान की ताकत को जानो। जब तक तुम ये नहीं जानोगे तुम बिकते चले जाओगे। और बाबा साहेब ने एक बात और कही कि मैं समाज की तरक्की अपने समाज की महिलाओं से देखना चाहता हूं, मैं देश की तरक्की महिलाओं से देखना चाहता हूं। इसलिए अगर ये महिला जाग गई, ये अपनी वोट का सही इस्तेमाल करने लगी, इन्होंने बिकना छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इस गवर्नमेंट का सफाया होगा और यहाँ पर एक ऐसी मजबूत और निष्पक्ष सरकार बनकर आएगी कि जो हमारा शोषण नहीं कर सकेगी और हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, हमारा आरक्षण नहीं कटेगा। राखी जी धन्यवाद आपका। लेकिन मैं 3 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा शॉर्टकट। पहला ये है कि आज हमारा जो समाज है वो ठगा महसूस कर रहा है हमारे ही नेताओं की बदौलत। आज 2 पार्टियां वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो 3 पार्टी आ चुकी है। बामन मेश्राम आ चुके हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आ चुके हैं और माननीय बहन जी भी हैं। तो इसमें किसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा और कौन अच्छा है कौन बुरा है? ये तीनों पार्टी आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो हमारी सबसे मजबूत पार्टी है वो बीएसपी पार्टी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि काशीराम जी ने, साहब काशीराम जी ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने इस पार्टी को उस समय तैयार किया जब ये बहुजन बिखरे हुए थे। उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया जिस काम को बाबा साहेब करना चाहते थे, उसी काम को मान्यवर जी काशीराम जी ने आगे बढ़ाया और उन्होंने 85% को जोड़ के दिखाया और पूर्ण बहुमत की सरकार भी साहब काशीराम जी ने बनाकर दिखाई। और साहब काशीराम जी ने वो विचार दिए जो बाबा साहेब देते थे। अगर हम काशीराम जी के विचार को पढ़ते हैं तो काशीराम जी भी वही कहते हैं और बाबा साहेब भी वही कहते थे। काशीराम जी ने कहा कि जो लोग अपने इतिहास की ठीक से जानकारी नहीं करते, जो लोग अपने राजनीति में अपने नेता की सही से जानकारी नहीं करते, तो वो किसी को भी अपना बाप कह सकते हैं। यानी कि उन्हें यह नहीं पता चलता कि हम किस बाप की औलाद हैं और हमारा असली बाप कौन है। तो जिसे सही जानकारी अपने इतिहास की होगी या सही राजनीति में अपने नेता की पहचान होगी, तो वही निष्पक्ष सरकार बनेगी। और हमारा ये मानना है कि साहब काशीराम जी ने जो हमें पार्टी दी, उसके अलावा हमारा अभी तक कहीं भी कोई भला नहीं कर सकता। काशीराम जी ने जो मेहनत की और बहन कुमारी मायावती ने जो इतिहास बनाया या जो इतिहास रचा या अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ाए, वो अभी तक कोई कर नहीं पाया। तो इसलिए हम पूर्ण बहुमत के साथ बहन जी को यूपी की सीएम देखना चाहते हैं। और जितनी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर ये अपील करती हूं कि बहन कुमारी मायावती को फिर से इस उत्तर प्रदेश की सीएम बना डालो और अपने बच्चों का भविष्य बना डालो। चंद्रशेखर आजाद भी संघर्ष कर रहे हैं। बामन मेश्राम ने ओवैसी से गठबंधन किया है। अब चंद्रशेखर में जो हर जगह जो आंदोलन हो रहे हैं उनमें हिस्सेदारी ले रहा है। तो चंद्रशेखर में और बहन जी में ऐसी क्या बुराई है आपस में? मतलब चंद्रशेखर 2 सीट के लिए 3 सीट के लिए जाकर अखिलेश के पैर चूम सकता है, तो बहन जी के पास क्यों नहीं गया? अपने अब ये तो चंद्रशेखर जी जाने कि वो बहन जी के पास क्यों नहीं गए। यही हमारे समाज की कमी है कि वो दूसरों के तो पैर छू सकते हैं लेकिन अपनों के पैर नहीं छू सकते। अगर चंद्रशेखर जी बहन जी के साथ जाते या बहन जी से हाथ मिलाने की पूरी तरीके से कोशिश करते, वैसे तो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर जी बहन जी के साथ जाना चाहते थे या उन्होंने बात की, लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरीके से पता नहीं है। वो तो चंद्रशेखर जी जाने, लेकिन उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। लेकिन मैं तो इस बात को नहीं कहती, क्योंकि बाबा साहब ने सभी को अपना हक
आया अपना भविष्य बनाने का सभी को अवसर दिया है। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी को भी लगा होगा कि अब मुझे नई पार्टी बनानी चाहिए या इस समाज का मुझे नायक बनना चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में चंद्रशेखर नायक बन जाए या नहीं बने, तो वो तो नायक जी जाने। लेकिन अभी तक जो हमारे नायक है या नालायक है? नहीं, हमारी नजरों में वो नालायक तो है नहीं। क्यों? ऐसा इसलिए कि जब से भीम आर्मी बनी है, हाँ। तो जहां कहीं भी हमारे समाज में जुर्म होते हैं, ये हम खुद देख रहे हैं, वहां भीम आर्मी खुद पहुंचती है और हमारे समाज के साथ साथ ही वो दूसरे समाज के लोगों की भी मदद कर रही है। भीम आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है और अगर ये ऐसा ही काम करती रही तो आने वाले समय में ये बहुत चमकेगी और बहुत निखरेगी और समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, मैं केवल एससी समाज की बात नहीं कर रही, मैं पूरे बहुजनों की 85% की बात कर रही हूँ। आने वाले समय में हो सकता है कि ये भीम आर्मी बहुत चमक कर निखरे, क्योंकि आज जहाँ कहीं भी आपने भी देखा होगा या जिसकी भी जबान पे रहता है, हमारे समाज की किसी बेटी के साथ कुछ हो जाता है या बेटों के साथ कुछ हो जाता है तो भीम आर्मी तुरंत वहाँ पहुँचती है और लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है। अगर आपको बीच में खड़ा कर दिया जाए, एक हाथ इधर से खींचेगा एक हाथ इधर से खींचेगा, तो किधर जाओगे, चंद्रशेखर या बहन जी? मैं ना चंद्रशेखर के साथ जाऊंगी ना मैं बहन जी के साथ। क्यों? क्योंकि मेरा राजनीति में अभी जाने का कोई मतलब के नहीं लिए है। नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि अब वोट हो रही है दोनों जगह, तो किसको वोट होगी? वोट बहन जी को। क्यों? काम अच्छा भीम आर्मी कर रही है, वोट बहन जी। बहन जी का काम बहुत पुराना है। हाँ। बहन जी भी ये काम कर रही हैं, चंद्रशेखर का काम नया है। और बहन जी ने जो काम किया है, अभी चंद्रशेखर जी वहाँ जमीन पे खड़े ही हैं। हाँ। वो अभी तक चले भी नहीं है, लेकिन बहन जी ने तो बहुत बड़ा इतिहास बना डाला है। आप राजनीति में कब जाओगी? राजनीति में जाने का अभी मेरा कोई मकसद नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बाबा जो साहब लोग अभी एमएलसी का चुनाव लड़े थे, विद्या गौतम जी लड़ी थी, डॉक्टर साहब लड़े थे और 8-10 आदमी इधर से लड़े थे एमएलसी का चुनाव, अब वो एमएलए के लिए भी कर रहे थे, वो राजनीति में चले गए, तो आपको क्या प्रश्न? उन्हें राजनीति अच्छी लगती है तो वो राजनीति में जा रहे हैं। और पहले आप भी ये कहते थे कि हम नेता चुनकर भेजते हैं, हम नेता बनते नहीं है। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे हम हर ताला खोल सकते हैं। इसलिए ही तो नेता चुनकर भेजते हैं। चुनने का क्या मतलब है? चुनने का मतलब, और बाबा साहब ने तो ये भी तो कहा था, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अगर मेरा मिशन मूवमेंट रुक गया तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर सब लोग राजनीति में चले गए तो फिर बाबा साहब के मिशन मूवमेंट का क्या होगा? बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हमारी बहुत सारी बहनें जा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी मजबूत बहनें हमारी राजनीति की तरफ है और बहुत सारे भाई राजनीति की तरफ है। जो पहले गाँव में कैडर देते थे बाबा साहब के मिशन के, आज वो राजनीति में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जानती हूँ कि राजनीति मास्टर चाबी है, लेकिन अभी तक मेरा राजनीति में जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं अभी बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को ही लेकर गांव-गांव में चलना चाहती हूं। बाबा साहब के इस मिशन मूवमेंट को ही आगे बढ़ाना चाहती हूं कि बाबा साहब ने जो कहा, ये भारत का संविधान बौद्ध धर्म पर आधारित है और मैं भारत के संविधान की रूपरेखा या ये कहां से शुरू होता है और बाबा साहब हमें क्या देकर चाहते हैं, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने समाज को यही बताना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। और राखी रावण जी चंद्रशेखर जी के साथ भी हैं और बहन जी के साथ भी हैं, ये भी राजनीति खेल रही है यहाँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।